Hello everyone. Today we are going to read the speech of Martin Luther King Jr. So let's begin. Martin Luther King Jr., best known for his role in the advancement of civil rights using non-violent civil disobedience based on his Christian beliefs, was an American Baptist minister and activist who was a leader in the African American civil rights movement. So basically Martin Luther King Jr. एक सिविल राइट्स की एडवांसमेंट्स में जाने जाते हैं। तो इन्होंने ब्लैक लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था, क्योंकि अमेरिका में वाइट लोग और ब्लैक लोगों के बीच में बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, बहुत सिग्रीगेशन की जाती थी। उनको उनके राइट्स दिलवाने के लिए इन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल्स चलाए थे। तो इनके क्रिश्चियंस बिलीव थे और ये एक अमेरिकन बैप्टिस्ट मिनिस्टर भी थे, एक एक्टिविस्ट भी थे और ये अमेरिकन अफ्रीकन सिविल राइट मूवमेंट में एक लीडर भी रहे थे। सो मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक सिविल राइट एक्टिविस्ट बन गए थे अपने करियर में ही, अपने करियर के स्टार्टिंग में ही। उन्होंने 1955 में मॉन्टगोमेरी बस बॉयकॉट चलाई थी और साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस SCLC की हेल्प की थी। 1957 में इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस फाउंड की थी, चलाई थी इन्होंने, सर्विंग एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी ये बने थे। SCLC के साथ किंग ने एक अनसक्सेसफुल 1962 का स्ट्रगल चलाया था अल्बानी जॉर्जिया में, जिसको अल्बानी मूवमेंट भी कहते हैं। वो सक्सेसफुल नहीं रही थी एंड इन्होंने 1963 की नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट चलाई थी बर्मिंघम में। नॉन वायलेंट मतलब जब वायलेंस नहीं की जाती, तोड़ फोड़ दंगे नहीं किए जाते, तो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हमेशा अहिंसा के लिए जाने जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी का भी यही विजन था कि हमने कभी भी वायलेंस नहीं करनी है, फिजिकल फोर्स नहीं यूज़ करना, लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। उसके बगैर हमने पैसिव रेजिस्टेंस दिखा के शांति से हर एक चीज़ को करवाना है, अपनी बातें मनवानी है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी यही व्यू पॉइंट था। वो भी फिजिकल वायलेंस के खिलाफ थे। वो भी चाहते थे कि बिना मार कुटाई करे या बिना वायलेंस करे ही हर एक चीज़ हो जाए। तो ये बेसिकली सिर्फ ब्लैक लोगों को उनकी डिग्निटी वापस दिलवाना चाहते थे। ब्लैक लोगों को वाइट से जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उनका, उससे उनको बचाना चाहते थे। तो इसके बाद किंग ऑल्सो हेल्प टू ऑर्गेनाइज द 1963 मार्च ऑन अ वाशिंगटन वेयर ही डिलीवर्ड हिज फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम। तो इन्होंने वाशिंगटन DC में एक मार्च चलाई थी, रैली चलाई थी 1963 में, जहाँ पर इन्होंने एक अपनी सबसे फेमस स्पीच दी थी आई हैव अ ड्रीम, जिसका नाम है। और इसके बाद ये स्पीच देने के बाद इन्हें अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे ग्रेट ऑरेटर के तौर से जाना जाता है। ऑरेटर कौन होता है? जो किसी चीज़ को बोल के बताता है। ऑन अक्टूबर 14, 1964 किंग को एक नोबेल पीस प्राइज मिला था। क्यों? क्योंकि इन्होंने रेशियल इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ा था, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के साथ, वायलेंस करे बिना। इन द फाइनल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ किंग ने अपना व्यू पॉइंट और ज़्यादा एक्सपैंड किया। इन्होंने पॉवर्टी की तरफ देखा और वियतनाम वॉर की तरफ देखा, उसको सॉल्व करने की कोशिश की और अपने लिबरल एलीज को एलिनेट किया था विद 1967 स्पीच, जो स्पीच का नाम था बियॉन्ड वियतनाम। 1968 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो प्लान कर रहे थे कि वॉशिंगटन DC के नेशनल ऑक्यूपेशन को ये पुअर्स पीपल कैंपेन का नेम देंगे, कॉल करेंगे उसको, जब उनकी एसेसिनेशन होगी थी। एसेसिनेशन होती है मतलब किसी को सुपारी देकर मरवा देना। सो बेसिकली मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मरवाया गया था ऑन 4 अप्रैल मेम्फिस में, टेनेसी में, ये जगह पर। किंग वॉज पोस्टह्यूमसली, मतलब उनकी डेथ के बाद किंग को अवार्ड मिले थे, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और कांग्रेशनल गोल्ड मेडल का अवार्ड मिला था। तो इनकी स्पीच का नाम है आई हैव अ ड्रीम। ये पब्लिक स्पीच इन्होंने डिलीवर की थी ड्यूरिंग द मार्च। अब ये मार्च मंथ नहीं है, मार्च मतलब रैली, जो रैली इन्होंने चलाई थी वॉशिंगटन DC में जॉब्स एंड फ्रीडम के लिए ऑन अगस्त 1963। सो लेट्स रीड दिस स्पीच। सो अपनी स्पीच में मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्टार्ट करते हुए कहते हैं कि आई एम हैप्पी टू ज्वाइन विद यू टुडे। आप सबके साथ आज बात करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ, क्योंकि ये चलकर आगे हमारी जनरेशन्स देखेंगी कि अमेरिकन हिस्ट्री में ये दिन सबसे बड़ा डेमॉन्स्ट्रेशन, सबसे बड़ी एग्जाम्पल दिखेगी फ्रीडम की। 5 years ago, स्कोर होता है 20 सालों का एक समूह, उसे स्कोर कहते हैं। 20 years को एक स्कोर कहते हैं। तो 5 scores कितने हो गए? 20 into 5 100।
5 पहले, मतलब 100 ईयर्स पहले, 100 साल पहले, एक ग्रेट अमेरिकन, किसकी बात की जा रही है, अब्राहम लिंकन की, उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन साइन की थी। कौन सी प्रोक्लेमेशन? इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है आज़ादी देनी, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉर्मली अनाउंस करना। तो बेसिकली कहते हैं 100 साल पहले अब्राहम लिंकन ने ब्लैक लोगों को आज़ादी देने के लिए एक प्रोक्लेमेशन की थी, अनाउंसमेंट की थी कि आज से ब्लैक लोग और वाइट लोग दोनों ही आज़ाद हैं, दोनों के पास इक्वल राइट्स हैं, वो इक्वालिटी इंजॉय करेंगे। कहते ये जो इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्डर था, ये एक लाइट ऑफ होप की तरह आया बहुत सारे मिलियंस ऑफ नीग्रो स्लेव्स के पास। सो बेसिकली 100 साल पहले जो नीग्रो थे उनको स्लेव्स के तौर पर रखा जाता था, नौकर बनाकर रखा जाता था, और उनके साथ बहुत सारी इनजस्टिस की जाती थी। उनको बहुत सफ़र करना पड़ा था नीग्रोस को उस टाइम पर, जस्ट बिकॉज दे वर ब्लैक, जस्ट बिकॉज देयर स्किन कलर वाज ब्लैक। इसके कारण उनको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती थी। और फिर अब्राहम लिंकन ने कहा था कि आज से आपको ये चीज़ें नहीं झेलनी पड़ेंगी, आज से आप फ्री हो, राइट। ये उन्होंने प्रोक्लेम किया था, ये उन्होंने अनाउंस किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की। तो ये सुनकर तो नीग्रो स्लेव्स बहुत खुश हो गए थे 100 साल पहले कि हाँ, ये तो उनके लिए एक न्यू होप थी ना कि हाँ, अब हमें और इनजस्टिस का विक्टिम नहीं बनना पड़ेगा, अब हम फ्री हो जाएंगे। ये एक टाइप ऑफ जैसे कैप्टिविटी, जेल की रात जब ख़त्म हो जाती है, जब सनलाइट की पहली रे आती है सुबह, वैसे उनके लिए ये चीज़ थी। मतलब उनको बहुत अच्छा लग रहा था ये सोचकर कि अब हमारे पास हमारे साथ इनजस्टिस नहीं होगी, नाउ वी विल ऑल्सो बी फ्री, वी विल ऑल्सो एंजॉय आवर लाइफ जस्ट लाइक द वाइट पीपल। बट अनफॉर्चुनेटली दैट डिड नॉट हैपन। 100 साल पहले जैसे नीग्रो की हालत थी, 100 साल बाद भी उनको वही सब झेलना पड़ रहा था। मार्टिन लथर किंग जूनियर आगे कहते हैं कि 100 साल बाद भी नीग्रो आज भी फ्री नहीं है। 100 साल पहले जो नीग्रो की लाइफ थी वो क्रिपल्ड थी, बहुत बुरी लाइफ थी, ऐसी लाइफ थी जो कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि उसकी लाइफ हो। नीग्रो को सिग्रीगेट किया जाता, सिग्रीगेट करना मतलब डिस्क्रिमिनेट करना दूसरे लोगों से, और उनको चेंज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में बांधा गया था। मतलब उनकी बहुत बुरी हालत थी जो किसी की भी नहीं हो सकती। एंड 100 साल बाद भी नीग्रो लोग एक अलग से लोनली आइलैंड पे रहते हैं। वैसे बेसिकली ये आइलैंड पे नहीं रहते थे, ये एक मेटाफॉर है। इन्होंने एक सिंबॉलिक तरीके में ये चीज़ को बताया है कि जब पूरा अमेरिका और अफ्रीका मटेरियल प्रॉस्पेरिटी में, वेल्थ में बहुत अमीर होकर रह रहा है, उसी टाइम पर अमेरिका के एक कोने में नीग्रोस को जगह दी गई है रहने के लिए। कि बेसिकली जब पूरा अमेरिका मटेरियल प्रॉस्पेरिटी में रह रहा है, वो उनके पास इतनी वेल्थ है, वो इतने अमीर हैं, बट स्टिल नीग्रोज को अमेरिका के एक कोने में रखा गया है, जिसको उन्होंने लोनली आइलैंड कह दिया, कि उनको अकेले रखा गया है एक अलग जगह पर। जैसे झुग्गी झोंपड़ी होती है वैसे ऐसी जगहों पर उन्हें रखा गया है, और उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, वो गरीबी में जीते हैं और उनके नौकर बन के जीते हैं। जो वाइट लोग कहते हैं उनका आदेश उनको मानना पड़ता है। और 100 साल बाद भी कहते नीग्रोज अमेरिकन सोसाइटी के एक पर्टिकुलर कॉर्नर में पड़े हुए हैं, और उनको उनके ही देश से निकलने को कहा जाता है। एंड सो वी हैव कम हियर टुडे। तो आज हम यहाँ सारे क्यों इकट्ठे हुए हैं? इस शेमफुल कंडीशन को ड्रामेटाइज करने के लिए, इस हर एक चीज़ को बताने के लिए कि नीग्रोज को क्या क्या सहना पड़ रहा है। पूरा वर्ल्ड ये जानेगा, सबको ये अब पता लगेगा कि नीग्रोज को क्या क्या देखना पड़ रहा है इस कंट्री में। इन अ सेंस वी हैव कम टू आवर नेशंस कैपिटल टू कैश अ चेक। कहते हैं तो वैसे एक टाइप से अगर देखें तो हम अपने चेक को कैश करवाने आए हैं। जैसे हमारा चेक होता है, हम बैंक जाते हैं तो उसके बदले हम कैश निकलवा के ले आते हैं, राइट। तो कहते हैं अब्राहम लिंकन ने प्रोक्लेमेशन तो की थी कि हाँ, नीग्रोज को जस्टिस मिल जाएगी, नीग्रोज अभी फ्री हो जाएंगे, बट वो चीज़ हुई क्यों नहीं? 100 साल बाद भी वो कंडीशन वैसी ही क्यों है? तो जो हमारे साथ वो प्रॉमिस किया गया था 100 साल पहले, आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं उस प्रॉमिस को सच करवाने के लिए। आपने हमारे साथ प्रॉमिस किया था, बट आपने उसको पूरा नहीं किया। अब ये टाइम है कि आप वो प्रॉमिस पूरा करेंगे और नीग्रोज को जस्टिस देंगे।
कहते जब हमारे देश के आर्किटेक्ट्स, हमारे रिपब्लिक के आर्किटेक्ट्स इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे थे और इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर रहे थे कि सब लोग अब से इंडिपेंडेंट हैं, उस टाइम पर उन्होंने एक प्रॉमिसरी नोट साइन किया था। प्रॉमिसरी नोट मतलब ऐसा नोट जिससे एक वो प्रॉमिस दे रहे होते हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आज से कोई भी बंदा, कोई भी अमेरिकन, चाहे वो ब्लैक है चाहे वो वाइट है, उनके राइट्स को छीना नहीं जा सकता। उनके पास अनएलाइनेबल राइट्स हैं, मतलब ऐसे राइट्स जिनको छीना नहीं जा सकता किसी बंदे से। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, राइट टू लिबर्टी कि आज़ादी का अधिकार, एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस कि खुश रहने का अधिकार सबको दिया था उस टाइम पर जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। पर ये चीज़ सच क्यों नहीं हो पा रही? अब बाकी लोग, ब्लैक लोग खुश क्यों नहीं हैं आज 100 साल बाद? इट इज़ ऑब्वियस टुडे। कहते हैं अमेरिका है जो इन्होंने अपना प्रॉमिसरी नोट को डिफ़ॉल्ट कर दिया। जैसे चेक बाउंस हो जाता है जब हमारे पास इनसफिशिएंट फंड्स होते हैं, हमारे पैसे वहाँ से नहीं निकल पाते हैं बैंक से, जस्ट लाइक दैट कहते हैं जो प्रॉमिसरी नोट इन्होंने पहले साइन किया था 100 साल पहले, वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। ये इन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया है आज। और जो सिटीजन्स हैं उनको उनके स्किन कलर के बेसिस पे जज किया जा रहा है। कहते हैं अपनी ऑब्लिगेशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के बजाय जो अमेरिका है उन्होंने नीग्रो पीपल को एक बैड चेक दे दिया है, एक ऐसा प्रॉमिस किया है जो उन्होंने कभी पूरा ही नहीं किया और ना ही वो आज पूरा कर रहे हैं, बट हम उन्हें पूरा करवा के रहेंगे। उन्होंने कहा है बैड चेक, ऐसा चेक जिसमें इनसफिशिएंट फंड्स लिख के आते हैं, जो बाउंस हो जाता है बेसिकली, जिसमें कहते हैं कि आपके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं, आप चेक लेके आ गए हो पैसे निकलवाने के लिए। सो बेसिकली आज हम आए हैं अपना प्रॉमिस पूरा करवाने के लिए, बट आप ये मत कहना कि हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। वी रिफ्यूज टू बिलीव कि जो बैंक ऑफ जस्टिस है वो बैंकरप्ट है। हम ये मानेंगे ही नहीं कि आप हमें जस्टिस नहीं दे सकते। आप क्यों नहीं जस्टिस दे सकते? जब अब्राहम लिंकन ने ये प्रोक्लेम किया था कि सब लोग फ्री हैं, सब लोगों को जस्टिस मिलेगी, सब लोगों को इक्वालिटी मिलेगी, तो आज ब्लैक लोगों को इक्वालिटी क्यों नहीं मिल रही? हम ये बिलीव करने से, ये मानने से मना कर रहे हैं कि इनसफिशिएंट फंड्स हैं आपके पास। नहीं, इस नेशन में, अमेरिका में कितना कुछ है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। वो सब अपॉर्चुनिटीज सिर्फ वाइट लोगों को ही क्यों मिलती हैं, ब्लैक लोगों को क्यों नहीं मिलती? ब्लैक लोगों को ही क्यों सफ़र करना पड़ रहा है? तो हम आए हैं इस चेक को कैश करवाने के लिए। ये चेक हमारे लिए एक रिचेस लेके आएगा, फ्रीडम की, बेसिकली हमारे लिए आज़ादी लेके आएगा, एंड हमें जस्टिस देगा, हमें न्याय देगा। ये चेक ऐसे लिटरली चेक की बात नहीं हो रही है, ये चेक बेसिकली एक प्रॉमिस को चेक कह रहे हैं कि जो प्रॉमिस अब्राहम लिंकन ने करा था उसको इन्होंने चेक का नाम दे दिया है। We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. आज हम ये वॉशिंगटन डीसी में रैली करके क्यों आए हैं? ताकि हम अमेरिका को बता पाएँ कि हमें आज़ादी की अर्जेंट नीड है। ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ पर बैठ जाएंगे और देख लेंगे कि हाँ कोई बात नहीं, बैठकर सॉर्ट आउट कर लेते हैं इस चीज़ को, या फिर धीरे धीरे करके ये चीज़ें करेंगे। नहीं, धीरे धीरे करने वाला काम अब ख़त्म हो गया। 100 साल हम यही करते आ रहे हैं। 100 साल बाद भी हम आज आपके वाइट लोगों के ऑर्डर के नीचे जी रहे हैं। हमारी अपनी कोई लाइफ नहीं है, हमारी डिग्निटी नहीं है। तो अब ये धीरे धीरे वाला काम ख़त्म कीजिए और अर्जेंटली हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। नाउ इज़ द टाइम, अब ये टाइम आ चुका है कि आप डेमोक्रेसी के जितने भी आपने प्रोमिसेस बनाए थे वो सारे प्रोमिसेस आप पूरे करें। डार्क से, अंधेरे से निकल कर वैली ऑफ सीग्रीगेशन, मतलब जहाँ पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट करा जाता है, उस वैली से बाहर निकलिए और जस्टिस दीजिए, न्याय दीजिए, सब लोगों को इक्वली ट्रीट कीजिए। ये टाइम है हमारा कि हम अपने नेशन को रेशियल इनजस्टिस से बाहर निकालें, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना बंद करें और ब्रदरहुड को आगे लेके आएँ, भाईचारे को आगे लेके आएँ, सबको इक्वली ट्रीट करें। आज ये टाइम है कि सभी गॉड के चिल्ड्रन को रियलिटी में जस्टिस प्रोवाइड की जाए। कहते अगर अमेरिका आज ये सोच रहा है कि कोई बात नहीं, ये जो नीग्रोज हैं आज आ गए हैं रैली करने, दैट्स ऑल, ये चले जाएंगे थोड़ी टाइम बाद, तो ये आपके लिए जानलेवा चीज़ हो सकती है। अगर आप इस मोमेंट की अर्जेंसी को ओवरलुक कर लेंगे, अगर आपको ये लगेगा कि हम आज बस गुस्से में आ गए और चले जाएंगे फिर अपना बोल बोल के, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। दिस स्वेल्टरिंग समर, स्वेल्टरिंग मतलब जो बहुत गर्मियाँ हो रही होती हैं, कहते हैं नीग्रो की डिसकंटेंट, नीग्रो लोग डिससेटिस्फाइड है, नीग्रो लोग गुस्से में हैं, उनकी ये समर्स तब तक नहीं निकलेंगी, ये समर्स का मौसम तब तक नहीं निकलेगा जब तक ऑटम सीजन नहीं आ जाएगा, जो कि नीग्रो के लिए फ्रीडम और इक्वालिटी लेके आएगा। 1963 ईयर कहते एंड नहीं है, ये बिगनिंग है। 1963 ईयर में ही ये स्पीच दी गई थी। कहते ये साल हमारे लिए एक एंड नहीं है, ये हमारे लिए एक न्यू बिगनिंग है।
और जो लोगों को ये लगता है ना कि नीग्रो लोग बस आ गए हैं गुस्से में और यहाँ पर बोल बोल के चले जाएंगे एंड थोड़ी देर बाद ये शांत हो जाएंगे, नहीं, हम शांत होने वाले नहीं हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज हम यहाँ पर आ गए हैं और फिर हम चले जाएंगे बोलकर, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर अमेरिका हमारी बात सुनकर इग्नोर कर देता है और दोबारा से अपने काम पर वैसे ही जुट जाता है नॉर्मल डेज की तरीके से, तो हम आपको बताएंगे, हम रूडली आपको अवेकन करेंगे, फिर हम बताएंगे कि हम कौन हैं और हमें क्या चाहिए ना। अमेरिका में कहते तब तक रेस्ट, तब तक शांति नहीं आ सकती है जब तक नीग्रो को उनके सिटीजनशिप राइट्स नहीं मिल जाते। तो नीग्रोस को जब तक जस्टिस नहीं मिल जाती तब तक कहते हैं हम इस नेशन की फाउंडेशंस को हिला के रख देंगे, नेशन की नी को हिला के रख देंगे। बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल मीन्स ब्लैक लोगों को, जो सब लोग इस रैली में शामिल हैं, इस मार्च में जो आई हैं। कहते मैं आप सबको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप एक थ्रेशोल्ड पे खड़ेंगे। थ्रेशोल्ड होता है मतलब एक जगह जहाँ से हम किसी चीज़ में एंटर करते हैं, कि आप जस्ट एक जस्टिस के पैलेस में एंटर करने के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं, आपको न्याय मिलने ही वाला है। सो इस प्रोसेस में अपनी राइटफुल प्लेस, अपनी असली जगह पाने के प्रोसेस में हमें गिल्टी नहीं होना चाहिए, हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए जो हमने गलत किया है उसके लिए। बेसिकली कहते लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेट्रेड, कि हमें फ्रीडम चाहिए, हाँ चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिटरनेस फैलाएंगे, हम हेट्रेड फैलाएंगे, हम वायलेंस करेंगे। हम वायलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का यही बेसिक हमेशा रहा है मोटिव कि उन्होंने नॉन वायलेंस के पाथ पर चलना है। किंग ने कभी भी वॉयलेंस का ज़रिया नहीं लिया था अपनी फ्रीडम लेने के लिए। उन्होंने कहा मुझे फ्रीडम चाहिए बट मैं उसे अपने तरीके से लूँगा बिना वॉयलेंस किए। हमें कभी भी स्ट्रगल ऐसे हेट्रेड फैला के नहीं करना, तोड़ फोड़ करके किसी से लड़के नहीं हमें अपनी आज़ादी चाहिए, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए, हमें अपना सिर्फ हक चाहिए। हम पूरी डिग्निटी के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ इस स्ट्रगल को आगे चलाएंगे। ये जो हमारा क्रिएटिव प्रोटेस्ट है, हम इसको फिजिकल वायलेंस में नहीं बदलेंगे, इसको गलत नहीं करेंगे। बार बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने वायलेंस का साथ नहीं देना। कहते जो न्यू मिलिटेंसी, न्यू गवर्नमेंट जो अमेरिका में आई है, उसने नीग्रो कम्युनिटी को एक तरह से खा ही लिया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही वाइट लोग बुरे हैं, सारे ही वाइट लोग उस रिजीम के गलत हैं जो हमारे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। नहीं, कुछ वाइट लोग उनमें से अच्छे भी हैं। हमारे वाइट ब्रदर्स जो आज इस रैली में हमारे साथ शामिल हुए हैं, उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि उनकी डेस्टिनी, उनकी तकदीर हमारी तकदीर से जुड़ी हुई है और उनकी फ्रीडम हमारी फ्रीडम से जुड़ी हुई है। हम अकेले नहीं आगे बढ़ सकते हैं ब्लैक लोग, हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, हम ये प्लेज लेते हैं, हम ये कसम खाते हैं कि हम कभी भी पीछे मुड़कर इस चीज़ को नहीं देखेंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक। देर आर दोज हु आर आस्किंग, कहते हैं अब कुछ लोग ऐसे भी हैं अमेरिका में जो हमें बार बार ये चीज़ पूछते रहते हैं कि व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, कि ब्लैक लोग कब सेटिस्फाई होंगे, ये कब अपना ये प्रोटेस्ट वगैरह ख़त्म करेंगे, कब चैन से जिएंगे और जीने देंगे। तो अब मार्टिन लूथर किंग इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं हम तब तक सेटिस्फाइड नहीं हो सकते जब तक नीग्रो लोग विक्टिम बने पड़े हैं पुलिस ब्रुटैलिटी के। मतलब ऐसे ऐसे दुख नीग्रो लोगों को देखने पड़ रहे हैं जो बोलकर बताई भी नहीं जा सकते। और पुलिस कितनी ज़्यादा ब्रूटल है नीग्रो लोगों के साथ, उनको मारती है, उनके साथ वायलेंस करती है, कितना ज़्यादा दर्द उनको सहना पड़ता है। जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। जब तक नीग्रो लोगों को नीग्रो लोगों को कहा जाता था ना कि आप ये जगह छोड़कर चले जाओ तो वो ट्रैवल कर करके थक चुके हैं। और बेसिकली जैसे मैंने आपको कहा कि इनको सीग्रीगेट किया जाता था, इनको वाइट लोगों के साथ डिस्टिंग्विश किया जाता था, वाइट लोगों को ज़्यादा सुपीरियर माना जाता था और इनको इन्फीरियर माना जाता था कि जो वाइट लोग हैं सिर्फ वो ही मोटल्स में रह सकते हैं, होटल्स में रह सकते हैं, अच्छी जगहों पर रह सकते हैं, अच्छे कैफ़ेज़ में जा सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, और ब्लैक लोग ये सब डिज़र्व नहीं करते। ये मेंटालिटी थी उनकी। तो कहते जब तक ये चीज़ बंद नहीं हो जाती, जब तक हमें भी हक नहीं मिल जाता सिटीज़ के होटल्स में ठहरने का, हाईवेज़ के मोटेल्स में ठहरने का, तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे।
तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक नीग्रो की जो बेसिक मोबिलिटी है वो स्मॉलर घेटो से लार्जर वन में नहीं हो जाती। घेटो होता है एक झुग्गी झोंपड़ी वाला एरिया जहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग मिलकर रहते हैं। तो बेसिकली नीग्रोस को घेटोज में रखा जाता था, वहाँ पर वो रहते थे। बल्कि जो बाकी जो वाइट लोग हैं वो महलों में रहते थे, मतलब टाइप ऑफ बहुत अच्छे घरों में रहते थे। तो कहते हैं जब तक नीग्रो लोगों को इस घेटो से नहीं निकाला जाएगा और एक अच्छी जगह नहीं दी जाएगी रहने के लिए, तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। और हमारे बच्चों को भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। कभी बार हमारे बच्चे जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर बोर्ड लगाए होते हैं कि फॉर वाइट्स ओनली, कि यहाँ पर सिर्फ वाइट बच्चे आ सकते हैं, ब्लैक नहीं आ सकते। तो जब तक हमारे बच्चों के साथ भी ये डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। एंड जो अमेरिका की एक स्टेट है मिसिसिपी, मिसिसिपी में नीग्रो वोट नहीं कर सकते थे उस टाइम पर। और न्यूयॉर्क में जो नीग्रो होते थे उनको पता ही नहीं होता था कि हमें क्या करना है, या फिर हमें उनके पास कुछ होता ही नहीं था वोट करने के लिए। तो कहते हैं ये वोटिंग राइट्स जब तक इनको नहीं मिल जाते नीग्रोस को, तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ना ही अब तक अभी हम सेटिस्फाइड हैं, और ना ही तब तक होंगे जब तक आप हमें जस्टिस नहीं देंगे। I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations। कहते मैंने ये चीज़ भूली नहीं है, मुझे पता है कि इस रैली में कई लोग तो सीधा कोर्ट से निकल के आए हैं, कोर्ट के ट्रायल्स देख कर आए हैं। एंड कई लोग तो सीधे सीधे जेल से निकल के भी आए हैं यहाँ पर। क्यों? जस्ट बिकॉज दे वर आस्किंग फॉर फ्रीडम, जस्ट बिकॉज दे वर लीडिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। एंड कई लोग तो ऐसे ऐसे एरियाज से आए हैं इस रैली में जहाँ पर उनकी खोज के कारण, कौन सी खोज? उनकी फ्रीडम की खोज के कारण उन्हें परसिक्यूट किया गया, उनको बार बार जेलों में डाला गया, और उनको बार बार पुलिस के द्वारा मारा गया, ब्रूटल तरीके से उन्हें ब्रूटल तरीके से उन्हें ट्रीट किया गया। एंड यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, कि जितने भी ब्लैक लोग यहाँ पर खड़े हैं इन्हों सब ने बहुत सफ़र किया है, इन्होंने उस सफरिंग को एक्सपीरियंस किया है। तो कहते हैं आप इसी फेथ के साथ, इसी विश्वास के साथ आगे काम करते रहिए, क्योंकि जो भी सफरिंग हमने देखी है ना, ये अनअर्नड थी, ये हम डिज़र्व नहीं करते थे। एंड ये रिडेम्पटिव है। जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है, ये सब चीज़ हम सूद समेत उनको वापस करेंगे। गो बैक टू मिसिसिपी, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed। कहते ये जगहों पर जाओ और देखो कि कैसे नीग्रोज कितनी बुरी सिचुएशंस में रह रहे हैं, बट हमें पता है इसी विश्वास के कारण हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, कि दुख की वैली में हमें ऐसे भटकना नहीं है, हमें सिर्फ दुखी होकर या किसी को ब्लेम करके अपनी ज़िंदगी नहीं जीनी है, बल्कि हमें स्ट्रगल करना है, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। एंड सो इवन दो वी फेस द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ टुडे एंड टमोरो, कि आज हम इतनी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा सफरिंग्स हम देख रहे हैं, बट स्टिल कहते मेरा एक सपना है, मेरा एक ड्रीम है, मेरा ड्रीम अमेरिकन ड्रीम के साथ जुड़ा हुआ है। सो बेसिकली अब हमें देखना है कि मार्टिन लूथर किंग का क्या ड्रीम था। वो कहते हैं कि आई हैव अ ड्रीम कि वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, वी होल्ड दिस ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, ऑल मैन क्रिएटेड आर इक्वल। कहते मेरा सपना है कि एक दिन ये जो नेशन है अमेरिका, ये अपनी स्टैंडर्ड से ऊपर उठेगा एंड अपनी क्रीड का, अपने रिलीजन का असली मतलब लोगों को समझाएगा कि यह जो सच है, ये जो ट्रुथ है, ये हमारी आइडेंटिटी है। इसी चीज़ के कारण हम जाने जाते हैं, इसी सच के कारण हम जाने जाते हैं, और सारे लोगों को इक्वली क्रिएट किया गया है, तो हमें इक्वली ही ट्रीट करना है। मेरा ड्रीम है कि कब ये दिन आएगा जब इस नेशन में सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। आई हैव अ ड्रीम कि वन डे ऑन द हिल्स ऑफ जॉर्जिया, कि जॉर्जिया के रेड हिल्स पर जो फॉर्मर स्लेव्स के बच्चे थे और फॉर्मर स्लेव के ओनर्स के बच्चे थे, बेसिकली जो ओनर होते हैं और एक होता है नौकर, उनके जो बच्चे होते हैं उन दोनों में भी पहले डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था कि ये तो ओनर का बच्चा, ये तो बहुत अच्छा, और ये तो नौकर का बच्चा, इसके साथ थोड़ी ओनर का बच्चा खेलेगा। ये डिस्क्रिमिनेशन पहले हुआ करता था। कहते सो मेरा ड्रीम है कि ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बच्चे इकट्ठे बैठकर खाना खाएं ऑन द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के साथ रहें,
थर्डली वो कहते हैं कि आई हैव अ ड्रीम कि एक दिन मिसिसिपी की स्टेट में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजस्टिस होती है, सो मिसिसिपी में सबसे ज़्यादा इंजस्टिस की जाती थी ब्लैक लोगों के साथ। तो कहते हैं मेरा ड्रीम है कि मिसिसिपी की स्टेट में ये इनजस्टिस ख़त्म हो जाएगी, जो ऑपरेशन ब्लैक लोगों को फेस करना पड़ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और एक दिन उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। मेरा एक ड्रीम है कि मेरे जो 4 छोटे बच्चे हैं उन्हें उनके कलर के बेसिस पे जज नहीं किया जाएगा कि ये तो ब्लैक है, बल्कि उन्हें उनके करेक्टर के बेसिस पे जज किया जाएगा। मेरा ड्रीम है कि अलाबामा में एक दिन जो विशियस रेसिस्ट है, जो अलाबामा का गवर्नर है, जो कि इंटरपोजिशन और नलिफिकेशन के वर्ड्स बोलता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंजस्टिस करता है, लोगों को डिफ्रेंशिएट करता है, अलग से ट्रीट करता है, एक दिन अलाबामा में जो लिटिल ब्लैक बॉयज़, लिटिल ब्लैक गर्ल्स हैं, वो लिटिल वाइट बॉयज़ और लिटिल वाइट गर्ल्स के साथ सिस्टर ब्रदर बन के रहेंगी और इकट्ठे खेलेंगे, बोलेंगे आई हैव अ ड्रीम टुडे। आई हैव अ ड्रीम कि एक दिन जो हर एक वैली है वो एग्जॉल्ट की जाएगी। वैली क्या होती है? एक ऐसी चीज़ जो नीचे धसी होती है ज़मीन में, कहते हैं उस वैली को ऊपर उठाया जाएगा, उसे नॉर्मल लेवल पे लेके आया जाएगा। हर एक जो हिल और माउंटेन होता है ये नॉर्मल ज़मीन के लेवल से ऊपर होता है, राइट? तो कहते हैं हर एक माउंटेन और हर एक हिल को नीचे लेके आया जाएगा। सो बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि हर एक जो पुअर लोग है, जो गरीब बंदा है, उसे भी अच्छी कंडीशन में लेके आया जाएगा, और जो काफ़ी अमीर लोग हैं जो दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं उन्हें थोड़े नीचे लेवल पे लेके आया जाएगा। मेरा ये ड्रीम है कि अमीर और गरीब, सुपीरियर और इन्फीरियर सारे इक्वल हो जाएं। जो रफ प्लेसेस हैं उन्हें प्लेन किया जाए, क्रुक्ड प्लेसेस, टूटी हुई जगहों को स्ट्रेट किया जाए, और जो भगवान की लाइक ग्लोरी है, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो सबके ऊपर पड़े। दिस इज़ आर होप एंड दिस इज़ द फेथ दैट आई गो बैक टू द साउथ विद। कहते यही मेरा फेथ है और यही मेरी विश है, यही मेरा विश्वास है जिसके साथ मैं साउथ में वापस जाता हूँ। विद दिस फेथ, कहते इसी फेथ के साथ, इसी विश्वास के साथ हम इस दुख के पहाड़ को तोड़ सकते हैं अपनी होप के स्टोन के साथ। सो बेसिकली वो कह रही हैं कि इसी विश्वास के साथ हम अपनी फ्रीडम के स्ट्रगल में सक्सेस पा सकते हैं, इसी विश्वास के साथ हम अपनी नेशन की लड़ाइयों को ख़त्म कर सकते हैं, भाईचारे में बदल सकते हैं, इसी विश्वास के साथ हम सारे इकट्ठे मिलकर काम कर सकते हैं, इकट्ठे मिलकर प्रे कर सकते हैं, इकट्ठे मिलकर स्ट्रगल करेंगे, जेल भी इकट्ठे जाएंगे और फ्रीडम भी इकट्ठे ही लेंगे, नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, कि एक दिन हम सब फ्री हो जाएंगे, हम सब टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। एंड दिस विल बी द डे, कहते हैं ये वही दिन होगा, उसी दिन पर जब सब गॉड के बच्चे, सभी भगवान के बच्चे, हम लोग सब इकट्ठे मिलकर इस गाने को गाएंगे। माई कंट्री दिस ऑफ दी, द स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी ऑफ दी आई सिंग। कहते मेरी कंट्री, इट्स कज ऑफ यू, इट्स बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से, मेरी कंट्री की वजह से, जो मेरी स्वीट लैंड है लिबर्टी की, उसकी वजह से मैं ये गाना गा रहा हूँ। ये गाना है बेसिकली एक लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, जिस ज़मीन पर मेरे फादर्स की डेथ हो गई, जिस ज़मीन पर पिलग्रिम्स आके काफ़ी प्राउड फील करते हैं। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, कहते हैं हर एक माउंटेन से फ्रीडम की आवाज़ आएगी। एंड अगर एक अमेरिका को ग्रेट नेशन बनना है तो ये ट्रू ज़रूर होगी बात। And so let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. न्यू हैम्पशायर अमेरिका में एक जगह है, कहते हैं उसके हिल टॉप से, उसके बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर से फ्रीडम की आवाज़ आनी चाहिए। और वो बताते हैं कि फ्रीडम की आवाज़ कहाँ कहाँ से आनी चाहिए। न्यूयॉर्क के माइटी माउंटेन से, पेनिसिल्वानिया के हाइटनिंग एल्गनी से, कोलोराडो के स्नो कैप्ड रॉकी से, कैलिफोर्निया के कवेशियस स्लोप से फ्रीडम की आवाज़ आनी चाहिए। बट कहते सिर्फ यही नहीं, बल्कि जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन से, टेनेसी के लुकआउट माउंटेन से, और मिसिसिपी के हर एक हिल से, हर एक मोल हिल से फ्रीडम की आवाज़ आनी चाहिए, आज़ादी की आवाज़ आनी चाहिए। जितने भी नीग्रोज ये सारी जगहों पर रहते हैं उन सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए। एंड व्हेन दिस हैपन्स, कहते जब ये चीज़ होगी, व्हेन वी अलाउ फ्रीडम रिंग, जब हम अलाउ करेंगे आज़ादी को अपनी तरफ आने के लिए, हर एक जो विलेज है, हर एक गांव का समूह, हर एक गांव का ग्रुप, हर एक स्टेट, हर एक सिटी जहाँ पर गॉड के चिल्ड्रन रह रहे हैं, सभी इक्वली, चाहे वो ब्लैक है, चाहे वो वाइट है, चाहे वो ज्यूज़ हैं, चाहे वो जेंटाइल्स हैं, चाहे वो प्रोटेस्टेंट्स हैं, चाहे वो कैथोलिक्स हैं, वो सारे इकट्ठे मिलकर बैठेंगे भाईचारे में और पुराना नीग्रो स्पिरिचुअल गाएंगे, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। सो बेसिकली मार्टिन लूथर किंग जूनियर यही चाहते थे कि ब्लैक लोग फ्री हो जाएं,
और जितनी प्रिविलेजेस वाइट लोगों को दी जाती हैं उतनी ही ब्लैक लोगों को दी जाए और उनका जो स्ट्रगल है वो सक्सीड हो जाए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्पीच. थैंक यू फॉर बीइंग हियर.